गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज फिर मैं आपके बीच में एक ऐसा टॉपिक लेकर आया हूं जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इम्पोर्टेंट है और इस पर काफ़ी डिबेट्स भी हुई हैं और ये काफ़ी हॉट इशू भी रहा है। 2019 के बाद आप देखेंगे कि इसमें ठीक ठाक धरने प्रदर्शन भी हुए हैं, जिसका नाम है सिटीजनशिप, इंडियन सिटीजनशिप एक्ट। तो हम सबसे पहले तो देखेंगे कि सिटीजनशिप है क्या, सिटीजन कौन है और नॉन सिटीजन कौन है। दूसरा हम देखेंगे जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस हैं वो क्या क्या कहते हैं, किस किस आधार पर किसी को सिटीजनशिप मिलेगी या किस आधार पर सिटीजनशिप चली जाएगी, कौन सा पार्ट है, कौन सा भाग है, कितने आर्टिकल हैं और कौन सा आर्टिकल क्या कहता है। फिर हम देखेंगे जो हमने पार्लियामेंट का कानून बनाया है, पार्लियामेंट ने जो कानून बनाया है इंडियन सिटीजनशिप एक्ट 1955, उसके प्रोविजन देखेंगे कि वो क्या क्या कहता है। अभी जो CAA था उसमें सिर्फ हमें ये देखना था, या उसमें हमने हमारी गवर्नमेंट ने किया क्या था। हमारी गवर्नमेंट ने कुछ नहीं करा। जो इंडियन सिटीजनशिप एक्ट 1955 है उसमें कुछ अमेंडमेंट किए थे। ठीक, जो लोगों ने अफवाहें उड़ाई ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा, लोगों की नागरिकता छीन ली जाएगी, ऐसा उसमें कहीं कुछ भी प्रोविजंस नहीं है। ठीक, तो उस पर ही देखेंगे। फिर देखेंगे हम कि आखिर एग्जाम में कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, प्रीलिम्स में कैसे आते हैं, मेंस में कैसे आते हैं सिटीजनशिप पे। तो सिटीजनशिप पे मेंस में तो बहुत कम संभावनाएं बनती हैं क्वेश्चन बनने की, हाँ लेकिन बन तो सकता ही है। सेकंड बात ये है उसकी, जो पीटी में है तो प्रीलिम्स में इसके क्वेश्चन ज़्यादा आने की संभावनाएं रहती है। लेकिन एक बेसिक नॉलेज सभी के पास इस तरह की होनी चाहिए कि भाई आखिर सिटीजनशिप है क्या, क्या सभी लोग सिटीजन होते हैं या कुछ लोग सिटीजन नहीं होते हैं, क्या सिटीजन, क्या स्टेटलेस भी कुछ लोग होते हैं। इन सारे मुद्दों पर, सारे एजेंडों पर आज मैं आपके सारे सवालों के जवाब, क्वेश्चन के आंसर्स इस स्लाइड के माध्यम से देना चाहता हूं। तो चलिए बिना कुछ देरी किए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ही ये बात देखी गई कि ये क्या है। पहले तो देखा इसका, क्या देखा हमने कि ये क्या है, कौन, सिटीजन, सिटीजनशिप क्या है। सिटीजनशिप क्या है, इसे देखते हैं क्या है और इस पर डिबेट्स क्या है। तो अगर मैं सिटीजनशिप की आपको एक बात बताऊं कि ये बहुत सारे, किसी देश के भी नागरिक के पास बहुत सारे अधिकारों का अधिकार है। ठीक, राइट टू हैव राइट्स, मैक्सिमम राइट। और अदर पर्सन के मुकाबले जो किसी स्टेट का सिटीजन है उसके पास ज्यादा राइट होते हैं, किसके मुकाबले, अदर पर्सन के मुकाबले। मतलब उसे कुछ ऐसे राइट्स मिलते हैं जो पर्टिकुलर उसी के लिए बनाए जाते हैं, उस कंट्री ने, उस स्टेट ने सिर्फ उनके लिए बनाए। ऐसा नहीं हम बाहर के लोगों को कोई राइट नहीं देते, देते हैं, लेकिन उनके मुकाबले वो कम होते हैं।
तो अगर इस बात को देखा जाए तो जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट थर्ड है, जिसे कहते हैं हम फंडामेंट राइट, तो कुछ फंडामेंट राइट से ही हम इस बात को समझते हैं। क्या है? राइट टू हैव राइट। बहुत सारे अधिकारों का अधिकार है। ठीक। तो अगर हम इस बात को देखते हैं कि आखिर ये राइट किसे किसे मिले हुए हैं, तो अब आप देखेंगे फंडामेंट राइट में अगर हम बात करते हैं, फंडामेंटल राइट कहाँ है भाई? इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट थर्ड की बात हम कर रहे हैं, पार्ट थर्ड की बात कर रहे हैं, जिसमें हमारे फंडामेंटल राइट मेंशन है। ठीक। तो कुछ राइट हमने सिर्फ पर्सन को दे रखे और कुछ राइट हमने सिटीजन को दे रखे। बात को समझिएगा भाई। पर्सन कौन हो सकता है? विदेशी भी हो सकता है, हमारे देश में आया हो घूमने, उसके पास भी कुछ राइट होने चाहिए। कुछ राइट हमने सिर्फ और सिर्फ सिटीजन को दिए। तो इस चीज को यही ये बात करनी है कि सिटीजन को कौन से राइट है और नॉन सिटीजन पे कौन से राइट है। तो देखिए इस स्लाइड के माध्यम से समझ लेते हैं। ये है सिटीजन। कौन कौन से राइट है? 15, 16, 19, 23 एंड 13। 15 क्या कहता है? 15 ये बात कहता है कि गवर्नमेंट एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में कुछ डिप्रेस क्लास के लिए रिजर्वेशन कर सकती है। क्यों कर सकती है? क्योंकि उन्हें उनके मेन स्ट्रीम में लाने के लिए, उन्हें बराबरी में लाने के लिए उन्हें कुछ रियायतें प्रोवाइड कराई जाएंगी। अब ये बात कहने लगे कोई फॉरेनर कि भाई ये राइट हमें भी दे दो, हम आपके स्कूल में एडमिशन ले रहे हैं, मेरे बच्चे को दे दो, मेरे कॉलेज में मेरे बच्चे को एडमिशन दे दो, तो ये राइट उसके पास नहीं है। ये किसे दे रखा हमने? सिर्फ सिटीजन को दे रखा है। आर्टिकल 16 क्या कहता है? राइट टू अपॉर्चुनिटी की बात करता है। राइट टू अपॉर्चुनिटी की कहां? गवर्नमेंट जॉब्स में, गवर्नमेंट कॉलेज में, अगर हम किसी सोसाइटी को कोई रिजर्वेशन देते हैं तो ये सिर्फ और सिर्फ किसके पास होगा? ये राइट सिटीजन के पास होगा। आर्टिकल 19 राइट टू फ्रीडम, राइट टू स्पीच, राइट टू एक्सप्रेशन, एसोसिएशन, कहीं भी घूमने फिरने की आजादी, कुछ भी करने की आजादी, कुछ रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस के साथ। कहीं भी आ सकते हैं, कहीं घूम सकते हैं। ठीक। ये किसे मिल सकती है? ये सिर्फ सिटीजन को मिल सकता है। किसे मिल सकता है? सिटीजन को मिल सकता है। चलिए इसे थोड़ा सा स्लाइड से देखते हैं। चलिए यहीं से देख लेते हैं।
आर्टिकल 19 क्या कहता है? राइट टू फ्रीडम। कैसी फ्रीडम? ये 6 फ्रीडम है इसमें। राइट टू थॉट, राइट टू एक्सप्रेशंस, राइट टू स्पीच, राइट टू स्पीच, राइट टू थॉट, राइट टू एक्सप्रेशन, एसोसिएशन, एटीसी कर दे, क्योंकि यहाँ फंडामेंटल राइट पढ़ाने का टारगेट नहीं है मेरा। आप मेरी बात समझिए, मैं ये कहने वाला हूं कि जो सिटीजन है उसके पास ये राइट होते हैं। बहुत सारे अधिकारों का अधिकार होता है, ये हम किसी विदेशी को नहीं दे सकते। वो आए और कुछ भी बोले, कोई भी एसोसिएशन बनाए, कोई भी ट्रेड करने लगे, नहीं। ये किसे दे रखा हमने? सिर्फ और सिर्फ हमने किसे दे रखा है? ये हमने दे रखा अपने सिटीजन को। ठीक भाई। अब देखिए आर्टिकल 29 एंड 30, ये एक्चुअल में दोनों माइनॉरिटीज के लिए। किसके लिए? जो किसी भी देश की, यानी कि हम अब इंडिया की बात कर लेते हैं, इंडिया में जो माइनॉरिटीज है वो अपनी एजुकेशन, अपनी मदर टंग, अपनी कल्चर को संभाल कर रखने के लिए ये राइट हमने उन्हें दे रखे हैं। अब कोई विदेश का माइनॉरिटी आ जाए जो उस देश में माइनॉरिटी हो, उस कंट्री में माइनॉरिटी हो, और वो कहता मैं भी माइनॉरिटी हूं, तो हम इसे ये राइट नहीं दे सकते। आप हमारी पूरी बात समझ रहे हैं? हम जो कहना चाह रहे हैं कि ये बहुत सारे अधिकारों के अधिकार हैं जो सिर्फ और सिर्फ सिटीजन के पास है। बहुत सारे अधिकारों के अधिकार हैं जो सिर्फ हम सिटीजन को देते हैं, और जब हम सिटीजन को देते हैं तो देखिए अब क्या है, जो हमने सिर्फ और सिर्फ पर्सन को दे रखे हैं। सेकंड बात क्या कहती है इसकी? जो हमने सिर्फ पर्सन को दे रखे हैं। कौन पर्सन? कोई भी पर्सन, देश का हो या विदेश का हो, देश का हो या विदेश का हो, कोई भी पर्सन हो, ये राइट हमने उसे दे रखे हैं। जैसे आर्टिकल 14 क्या कहता है? राइट टू इक्वलिटी। क्या दे रखी है हमने? राइट टू इक्वलिटी दे रखी है, जिसमें आपने देखा होगा ना क्या लिखा हुआ उसमें, इक्वलिटी बिफोर लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, दोनों को सेम है। आर्टिकल 21 राइट टू लाइफ एंड लिबर्टी, कोई विदेशी हो उसे आके यहां अरेस्ट कर लिया जाए, एक एग्जाम्पल से आप समझ सकते हो, अजमल कसाब जिसने 26 नवंबर को क्या किया? अटैक किया 26/11 को, उसे भी हमने कौन सा राइट दिया? राइट टू इक्वलिटी भी दी और राइट टू लाइफ भी दिया। मतलब वो पूरे प्रोसेस पूरे करे हमने, ऐसा नहीं तुरंत उसे फांसी लगा दी हो, ऐसा नहीं किया, क्योंकि ये राइट उसके पास था। और हर एक सभ्य देश के पास, जो सिविलाइज्ड कंट्री है, उसके पास ये राइट होने भी चाहिए। देखिए आदमी की अगर किसी की को फांसी दी जा रही है, हैंगिंग किया जा रहा है, डेथ पेनल्टी दी जा रही है, तो उसका एक प्रोसेस होना चाहिए।
जैसे उसे पकड़ा, कोर्ट में हाजिर किया, फिर सारी प्रोसेस स्टार्ट हुए, सुप्रीम कोर्ट गया वो। तो आप मेरी बात समझ रहे हैं? नहीं, जो प्रोसीजरल मामला है वो सेम होना चाहिए, उसका किसी आधार पर, किसी के बेस पर भी हम कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं करते। आर्टिकल 25, राइट टू रिलीजियस। कोई अगर विदेशी आ जाए और वो पूजा अर्चना करनी चाहता हो अपनी, तो हम उसे नहीं रोकेंगे। वो अपने धर्म को यहाँ आके पूरी तरीके से विधि विधान के साथ पूजा पाठ कर सकता है। मान लीजिए कोई पाकिस्तान का या बांग्लादेश का आदमी आए और वो कहे मैं नमाज पढ़ूंगा, तो हम उसे नहीं रोक सकते, मस्जिद में जाने से नहीं रोक सकते, क्योंकि ये हमने पर्सन को दे रखा है। किसे दे रखा है? ये हमने पर्सन को दे रखा है। और जो सबसे बड़ा राइट है वो है आर्टिकल 32, जो राइटों का भी राइट है, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। अब मान लीजिए किसी के राइट का वायलेंस हो जाए, कोई फॉरेनर है हमारे देश में, उसे अरेस्ट कर लिया पुलिस ने, तो बिना कोई कारण बताए, भाई लीगल डॉक्यूमेंट्स उसके पास है, वीजा की जो अवधि है वो सेम है, अभी निकली नहीं है, उसके बावजूद उसे अरेस्ट कर लिया। तो क्या वो आर्टिकल 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट जा सकता है? नहीं जा सकता? बिल्कुल जा सकता है। ये किसे दे रखा है हमने? पर्सन को दे रखा है। क्या मेरी बात आप समझे? क्या मैं अपनी बात आपको समझा पाया? कि कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज हमने पर्सन को दे रखा है, ये सिटीजन के पास नहीं। सिटीजन के पास तो है ही है, लेकिन हमने किसे दे रखा है? ये पर्सन को दे रखा है। क्या आपको ये बात हमारी समझ में आई कि जो सिटीजनशिप है वो कुछ राइटों का राइट है, अधिकारों, बहुत से अधिकारों का अधिकार है। क्या है? राइट टू हैव राइट मैक्सिमम। अब फंडामेंटल राइट के जरिए जो पार्ट 3 में है, मैंने आपको बताया कि जो सिटीजन के पास है और जो पर्सन के पास है। पर्सन का मतलब कोई भी पर्सन हो, देसी हो, विदेशी हो, अपना हो, पराया हो, ये क्या है? ये हमारे पास वो राइट है। तो ये बात आपको समझ में आई है क्या? तो क्या है ये बहुत सारे अधिकारों का अपने आप में एक अधिकार है, जो सिर्फ सिटीजन को दिया जाता है। ठीक। अब जो इस पर डिबेट्स है उन पर ध्यान देना है। बाप, डिबेट्स क्या है भाई? तो इसमें बहुत सारी डिबेट्स है, जिसमें एक डिबेट इसमें यह हो सकती है एक डिबेट इसमें हो सकती है अनइक्वालिटी। क्या है? अनइक्वालिटी। जैसे मान लीजिए एक ये गरीब देश है, ऐसे मान लेते हैं, ठीक, और ये रिच कंट्री है, इसे ऐसे मान लेते हैं। कैसे मान लो, मानना है सिर्फ आपको। ये कौन है? पुअर है, और ये कौन है? रिच है। अनइक्वालिटी की बात कर रहे हैं। इस देश में गरीबी अपनी पीक पीक पे है। ना तो यहाँ लोगों के पास अच्छे खाने को है, ना अच्छी सड़कें हैं, ना अच्छा रोजगार है, ना अच्छी नौकरी है, ना अच्छे स्कूल हैं, ना अच्छे हॉस्पिटल हैं, और सबसे बड़ी बात जो लाइफ एक्सेप्टेंसी है वो भी बहुत कम है। अब अगर कोई बच्चा या कोई आदमी यहाँ पैदा होता है, वो जब बड़ा होता है, और इधर जाके इस कंट्री में क्या है, बड़े बड़े मॉल हैं, खाने पीने की फैसिलिटी अच्छी है,
जॉब्स आसानी से मिल जाती है, स्कूल कॉलेज बहुत अच्छे हैं, ठीक, हेल्थ बहुत अच्छी है, यानी कि हॉस्पिटल है, डॉक्टर हैं, सारी चीजें हैं, और गवर्नमेंट जॉब भी देती है। और तो ऐसे में क्या होगा, इसकी लाइफ एक्सेप्टेंसी क्या होगी, बढ़ेगी या घटेगी, बढ़ेगी। तो अगर यहां पैदा हुआ, बिल्कुल पड़ोसी है, तो क्यों इसके मन में ये बात नहीं आ सकती कि काश अगर मैं बाई चांस इस कंट्री में पैदा हो गया होता। कौन सी में, बी में। पहली डिबेट तो ये है कि अनइक्वलिटी की वजह से भी, जैसे आप देखेंगे बांग्लादेश के लोग भारत में गुपचुप तरीके से चले आते हैं, पाकिस्तान से भी चले आते हैं। अब अगर आप यूएसए में जाके देखें तो मैक्सिको के लोग रात में यूएसए में जाते हैं। क्यों जाते हैं, क्योंकि अनइक्वलिटी ज्यादा है। वो कह रहे हैं अगर धोखे से भी हम पहुंच गए और हमारी लाइफ सेट हो गई तो हो गया काम। आज ट्रम्प साहब मैक्सिको की बाउंड्री पर दीवार बनवा रहे हैं, इसी वजह से तो बनवा रहे हैं कि भाई इन्हें रोको, हम अपने लोगों को फैसिलिटीज दें या बाहर के लोगों को फैसिलिटीज दें। क्यों, क्योंकि ये डिबेट है, क्योंकि अनइक्वालिटी बहुत ज्यादा है। भाई जहां एक तो बेसिक नीड पूरी नहीं हो जहां, और एक लग्जरी लाइफ जी रहा हो, तो इसमें ये बात तो उसके दिमाग में आ ही सकती है कि काश अगर मैं यहां पैदा हो गया होता। तो पहली डिबेट आपके सामने क्लियर हो गई कि अनइक्वालिटी की वजह से ये डिबेट हमेशा रहती है। और जो लीगल या इलीगल तरीके से जो माइग्रेंट हो रहा है, जो लोग आ जा रहे हैं, उसके पीछे अनइक्वालिटी एक बहुत बड़ा कारण है। अनइक्वालिटी एक बहुत बड़ा कारण है। तो अब आप देखिए, समझिए, दूसरी डिबेट है इसमें पॉसिबिलिटी की। क्या है भाई पॉसिबिलिटी? पॉसिबिलिटी क्या हो सकती है, किसी एक देश में, ऐसा एग्जांपल ले लेते हैं सीधा पाकिस्तान का ही। पाकिस्तान में जो इस्लामिक कंट्री है, जो भी जहां भी है, वहां म्यूजिक लगभग लगभग बैंड होता है। क्या होता है, बैंड होता है। नाचना गाना बिल्कुल मना होता है, सख्त मना होता है। और ऐसे में कोई पर्सन जिसके अंदर नेचुरली ये चीजें पैदा हो गई हो, वो अच्छा सिंगर हो सकता है, अच्छा म्यूजिशियन हो सकता है। अब वो चाहता है कि मैं ये सारे काम यहां करूं, लेकिन वहां की सरकार कहती है नहीं, ये काम नहीं करोगे आप। मेहंदी हसन जैसे गजल गायक, अदनान सामी इंडिया में क्यों आए? क्योंकि उन्हें लगता था कि यहां हम उतना स्कोप नहीं है जितना स्कोप कहां है, इंडिया में। इतना स्कोप यहां नहीं है, कहां, पाकिस्तान में जितना इंडिया में। अभी अभी आपने देखा होगा कि जो अफगानिस्तान में सरकार बनाई है तालिबान ने, उसने कुछ आदेश अभी भी पारित किए हैं। उसने कहा एक हस्बैंड अपनी वाइफ को तब तक पीट सकता है जब तक उसकी हड्डी ना टूटे, बाकी छोटे मोटी पीटने पड़ने हड्डी टूटेगी तब डोमेस्टिक वायलेंस माना जाएगा, और हड्डी अगर नहीं टूटी तो डोमेस्टिक वायलेंस नहीं माना जाएगा। कितनी बेतुकी बातें हैं ये। तो ऐसे में वहां की लेडी क्या पसंद करेगी, वहां जाना पसंद करेगी जहां ये इस तरह की इवेंट नहीं होती, ऐसी इंसिडेंट नहीं होती है। कहां जाना पसंद करेगी, ऐसी जगह जाना पसंद करेगी। ऐसी जगह क्यों रहेगी वो, जहां उसके खिलाफ आए दिन हिंसा होती हो, वायलेंस होता हो, मारपीट होती हो। क्या मैं अपनी बात समझा पा रहा हूं? दूसरी बात क्या है, पॉसिबिलिटी। कहीं किसी की पॉसिबिलिटी है और कहीं नहीं है, कोई एरिया भी हो सकता है, ठीक। अब आप देखिए, जो पाकिस्तान की क्रिकेट टीम है वो आईपीएल में नहीं खेलती,
वहां की टीम के मन में नहीं आता होगी ये बात कि काश हम बाई चांस अगर इंडिया में पैदा हो गए होते तो करोड़ों अरबों रुपए छाप रहे होते, एक एडवर्टाइजमेंट के कई करोड़ों करोड़ों रुपए ले लेते। आप पहले हमारी बात समझ के पॉसिबिलिटीज। एग्जाम्पल मैंने अफगानिस्तान का दिया, अदनान सामी का दिया, क्योंकि इस्लामिक कंट्रियों में जो म्यूजिक है वो पूरी तरीके से बैंड होता है, नाचना गाना बिल्कुल हराम माना जाता है। और जिसे नाचने गाने का आर्ट आती हो, जिसमें वो बहुत कुछ आगे कर सकता है, अपना कैरियर बना सकता है, तो उसका कैरियर बनने से तो गया। तो क्या सोचेगा वो कि हम ऐसी जगह जाके देख लें कुछ। जो तीसरी डिबेट है इसमें, तीसरी डिबेट है परसिक्यूशन की। किसकी? उत्पीड़न की। परसिक्यूशन या परसिक्यूटेड। भाई कोई कंट्री में, किसी कंट्री में हो सकता है किसी माइनॉरिटीज को डराया धमकाया जाता हो, या उसे खुद अपने आप में फीलिंग आती हो कि यार यहां क्योंकि मेरी समुदाय के, मेरी कम्युनिटी के लोग बहुत कम रहते हैं, और किसी दिन रात में भीड़ आएगी और मेरे घर को तोड़ फोड़ कर हमें मार के चली जाएगी, तो ऐसे आदमी के मन में ये बात तो आ ही सकती है कि यार मुझे वैसी जगह जाना चाहिए, उस देश में जाना चाहिए, उस स्टेट में जाना चाहिए, या उन लोगों के बीच में जाना चाहिए जहां मेरी कम्युनिटी के लोग रहते हैं। आपने तो सुना होगा आए दिन पाकिस्तान, बांग्लादेश में ये बातें सुनने को मिल जाती हैं, इंडिया में सुनने को मिल जाती है कि पाकिस्तान में हिंदुओं का क्या कर रहे हैं, उत्पीड़न हो रहा है। बांग्लादेश में आपको सुनने मिल जाती होगी। और पाकिस्तान के लोग इंडिया के वाले लोगों को कहते हैं कि वहां मुसलमानों को परेशान किया जाता है या माइनॉरिटीज को परेशान किया जाता है। ऐसा है नहीं, ऐसा है नहीं, लेकिन एक कारण तो ये हो ही सकता है। भाई एग्जाम्पल अगर आप देखें तो जो हिटलर था जर्मनी का, उसने यहूदियों को मारा या नहीं मारा? तो क्या यहूदियों के दिमाग में ये नहीं आई काश अगर हमारा ही देश होता, या हम अपने लोग, हमारे लोग मेजोरिटी में होते, तो हमारे साथ शायद ये नहीं हो रहा होता जो हो रहा? तो क्यों नहीं हो सकता? तो एक तीसरी डिबेट क्या है इसमें? परसिक्यूशंस की है कि कुछ उत्पीड़न हो सकता है कुछ लोगों का। क्यों नहीं हो सकता भाई? हो तो सकता ही है। चलिए अब देखते हैं आगे चल के। अब ये स्लाइड जो है आपके काम की है, और इससे बाद वाली जो आएगी, इसके आगे जो आएगी, वो भी बहुत काम की है। डिबेट्स आप समझ गए, और क्या समझे आप? सिटीजनशिप समझ गए आप, सिटीजन किसे कह रहे हैं, और डिबेट भी समझ गए। तो डिबेट कितनी है? 3 डिबेट है, अनइक्वालिटी, पॉसिबिलिटी, और क्या है? परसिक्यूशंस। देखिए, जो सिटीजन है, जो सिटीजन है उसे तो कोई टेंशन है नहीं। सवाल है सिटीजनशिप, सिटीजन एंड अदर। जो सिटीजन हैं उन्हें तो कोई खतरा ही नहीं है, समझे? उन्हें तो कोई दिक्कत ही नहीं है, जो सिटीजन है वो सिटीजन है, ठीक। अब सवाल है कि ये एलियन जो है, यहाँ एलियन शब्द यूज किया गया फॉरेनर के लिए,
किसके लिए? फॉरेनर के लिए। जो जन्म से थे या उन्होंने रजिस्ट्रेशन के द्वारा ली या डिसेंट के द्वारा ली या नेचुरलाइजेशन के द्वारा ली, मतलब किसी भी तरीके से अगर उन्हें वो सिटीजनशिप ले ली तो वो तो वहाँ का किसी भी देश का सिटीजन हो गया, इंडिया का भी हो गया और अगर किसी और देश का है तो वो उस देश का भी सिटीजन हो गया। अब जो फॉरेनर हैं, फॉरेनर कितने तरीके के हो सकते हैं? ये इलीगल है। वो 3 तरीके के हो सकते हैं, या तो वो लीगल है, लीगल किसे कहते हैं, ठीक, इलीगल किसे कहते हैं और रिफ्यूजी किसे कहते हैं। और दूसरा तीसरा है स्टेटलेस किसे कहते हैं। स्टेटलेस भी हो सकता है क्या कोई? हो सकता है। देखिए जो फॉरेनर हैं उनके पास भी राइट है यहाँ, लेकिन वो होने किस तरीके से? लीगल तरीके से होने चाहिए। जैसे आप देखेंगे अगर वो वीजा लेकर आए हुए हैं तो कैसे लीगल है? उनको कैसे ट्रीट किया जाएगा? जो मैंने आपको फंडामेंटल राइट बताए हैं वो फंडामेंटल राइट सारे मिलेंगे उसे। कौन कौन से? 14, 21, 25, 32। उसके पास भी उतने ही राइट हैं जितने किसी हमने विदेशियों को दे रखे हैं, यानी कि पर्सन को दे रखे हैं। सिटीजन नहीं है ये हमारा, लेकिन कौन है? वर्क, या फिर वो वर्क परमिट लेकर आया हो, कोई दिक्कत नहीं, रहो आराम से, ठीक। उसके पास कोई डॉक्यूमेंट्स हो ऐसा, जैसे कि आप एग्जांपल, नेपाल से अगर लोग हमारे यहाँ आते हैं तो हमें वीजा की जरूरत नहीं पड़ती ना उन लोगों को, सिर्फ वो अपना एक डॉक्यूमेंट्स दिखाते हैं हमें, क्योंकि ऐसे पैक्ट है हमारे बीच में, ट्रीटी हुई हुई है, ठीक। ओसीसी कार्ड है इंडियन ओरिजिन लोगों के लिए, कभी भी आ सकते हैं, कभी भी जा सकते हैं। तो लीगल एलियन कौन है? लीगल फॉरेनर कौन है? जिसके पास वीजा हो, जिसके पास वर्क परमिट हो, जिसके पास लीगल डॉक्यूमेंट्स हो। जैसे मैंने अभी एग्जांपल दिया, नेपाल के लोगों को हमारे यहाँ आने की वीजा की कोई जरूरत नहीं रहती है। हो सकता है वो आए और अपना एक क्या दिखाएं, आई कार्ड दिखाएं कि बस मैं नेपाल का हूं, आजा, ठीक। या हमारी गवर्नमेंट ने उन्हें कोई ओसीसी कार्ड वगैरह, जैसे पीआईओ कार्ड होता था पहले, ओसीआई कार्ड होता था, अब ये 19 के बाद नहीं, 14 के बाद, 14 के बाद ही, 2014 के बाद ही ये हमने ओसीसी कार्ड कर दिया है कि ये पीआईओ कार्ड और ओसीआई कार्ड को मिलाकर ओसीसी कार्ड कर दिया है। ये कौन है? लीगल है, इनसे तो हमें कोई दिक्कत है नहीं, ठीक। दूसरा इलीगल, विदाउट डॉक्यूमेंट्स आ गया, चोरी छुपे आ गया, पानी के रास्ते से आ गया, ठीक, बाउंड्री क्रॉस करके आ गया और आके छुप गया और मजे से रह रहा है। रात के अंधेरे में आ गया, उसके पास वीजा तो था, 6 मंथ का वीजा लेके आया था वो, टूरिस्ट वीजा पर, यहां आके उसका मन लग गया, वीजा क्या हो गया? एंड हो गया, वीजे की जो वैधता थी, वैलिडिटी थी, वो खत्म हो गई। उसके बावजूद वो छुप गया, रहने लगा इधर उधर, ढूंढ रहे मिल नहीं रहा। कैसा हो गया वो? इलीगल हो गया वो। कैसा हो गया? इलीगल हो गया। कैसा हो गया भाई? इलीगल हो गया। समझ रहे हैं आप हमारी बात? कैसा हो गया? इलीगल हो गया।
अब देखिए रेफ्यूजी क्या होना, ये तीसरे क्या फॉरेनर कैसे हो सकते हैं, रिफ्यूजी हो सकते हैं। रिफ्यूजी क्या है, किसी कंट्री में किसके परसिक्यूशंस के शिकार है, किसी जाति विशेष को टारगेट कर कर जिनोसाइड हो रहा हो, लोग भाग के आए हो, उन्होंने शरण मांगी हो। रिफ्यूजी की पॉलिसी यूएन के कमेटी के पास है। यूएन जो सबसे पहले 1951 में क्या हुआ, इस पे 145 कंट्रीज ने साइन कर रखे हैं, लेकिन इंडिया ने साइन नहीं करे। उसके बाद दूसरे में इसमें संशोधन हुआ 1967 में, फिर 145 लोगों ने साइन कर रखे हैं, लेकिन हमने साइन नहीं करे। हम नहीं चाहते। अब आपके मन में सवाल आना चाहिए कि फिर दलाई लामा को कैसे ले लिया। आप हमारी बात समझ रहे हैं नहीं। जाइलम किसे कहते हैं, जो शरण मांग रहा है। क्या कह रहा है, शरण मांग रहा है, भाई साहब शरण दे दो, हमें बड़ा परेशान कर रखा है लोगों ने, हम बहुत लॉस में आ गए, जान माल की हानि हो गई है हमारी बहुत ज्यादा, इसलिए आप हमें शरण दे दो। आप हमारी बात समझिए, जब वो शरण मांग रहा है तो उसे जाइलम कहते हैं, जाइलम। और जब उसे शरण दे दी जाती है तो उसे रिफ्यूजी कहते हैं। आप हमारी बात समझिए, जब वो शरण की डिमांड कर रहा होता है तब उसे जाइलम कहते हैं, और जब उसे हम शरण दे देते हैं तो उसे रिफ्यूजी कहते हैं। इनके पास कुछ राइट होते हैं। किनके पास होते हैं राइट, इनके पास कुछ राइट होते हैं भाई। इन रिफ्यूजी के पास कुछ राइट होते हैं, जैसे इनके बच्चों को प्राइमरी तक की एजुकेशन मिल सकती है, ये छोटे मोटा रोजगार चला सकते हैं, ठीक। लेकिन ये कोई एसोसिएशन नहीं बना सकते गवर्नमेंट पे दबाव बनाने के लिए, यूनियन नहीं बना सकते, ठीक। तब तक इन्हें शरण दी है जब तक इनके देश में स्थितियां सामान्य हो जाएंगी तो ये लौट जाएंगे। आप कह सकते हैं ह्यूमैनिटी के आधार पर हमने शरण ने दे रखी है, इनके पास कुछ राइट होते हैं, जैसे ये अपने बच्चों को एजुकेशन दिलवा सकते हैं। कहां तक, हायर एजुकेशन में एडमिशन नहीं ले सकते, कहां लेंगे, छोटे मोटे मतलब प्री प्राइमरी प्राइमरी तक की एजुकेशन ये ले सकते हैं, ठीक। और ये छोटे मोटे अपने रोजगार चला सकते हैं, ठीक, अपना जीवन यापन कर सकते हैं, तब तक जब तक इनके देश में स्थिति सामान्य नहीं हो जाती है, तब तक ये शरणार्थी है। क्या मैं अपनी बात समझा पाया, आपको हमारी बात समझ में आई। ये कौन है, रेफ्यूजी, इन्हें कहा गया एलियन। भाई सिटीजन तो आपको पता ही है, सारे राइट है इनके पास, तो ये तो राजा है, ठीक। अब जो सबसे बड़ी बात है वो है स्टेटलेस। ये बात समझिए आप, जो आदमी किसी देश का सिटीजन ही नहीं है उसकी हालात क्या हो सकते हैं, कैसे। आप देखिए, जो श्रीलंका है इसने 1948 में सीलोन सिटीजनशिप एक्ट पास किया, और जो वहां के मूल निवासी थे, जो ओरिजिन लोग थे, सिंघली, उनसे कहा कि ये हमारे सिटीजन हैं, इन्हें हम सिटीजनशिप देंगे। और बाकी जो तमिल लोग रह रहे थे उनसे कहा कि आप हमारे नागरिक नहीं हैं, आप जहां हैं वहां निकल जाओ यहां से। एक झटके में आप देखिए, तमिलनाडु, जो तमिल मूल के लोग थे, जो श्रीलंका में रह रहे थे, जिन्हें अंग्रेज ले गए थे,
चाय बागानों में काम करने के लिए, खेती किसानी में काम करने के लिए, वो एक झटके में स्टेटलेस हो गए। क्या हो गए? एक झटके में स्टेटलेस हो गए। अब पूरी बात आप समझ रहे हैं कि अगर सरकार ही कोई ऐसा कानून बना दे कि हम सिर्फ अपने इन लोगों को सिटीजन मानेंगे, बाकी को नहीं मानेंगे, तो बाकी तो स्टेटलेस हो गए। (1982) में म्यांमार ने कानून पास किया और रोहिंग्या को सिटीजनशिप से बाहर कर दिया। रोहिंग्या जो मुसलमान हैं बर्मा में, वो एक झटके में स्टेटलेस हो गए। आप मेरी बात समझ रहे हैं? एक झटके में क्या हो गए? म्यांमार सिटीजनशिप एक्ट पास करा 1982 में, और क्या हुआ? एक झटके में इन्होंने रोहिंग्या मुसलमानों को स्टेटलेस कर दिया, तमिल के लोगों को यहां स्टेटलेस कर दिया। तो कोई सरकार अगर उस लेवल पर काम कर रही है, या फिर किसी धर्म विशेष की है, या किसी रिलीजन को मानने वाली है, तो सरकार ऐसा कर तो सकती है कि किसी कम्युनिटी विशेष को एक एक्ट पास करे और स्टेटलेस कर दे। यही बात उठ के आई थी जब CAA आया था, NRC आया था। ऐसा था नहीं, ऐसा था नहीं, लेकिन ऐसी अफवाहें थी। आप हमारी पूरी बात समझ चुके हैं। अदर कौन लोग हो सकते हैं किसी के देश में? एलियन हो सकते हैं, स्टेटलेस को कोई सरकार हो। देखिए, एक मूवी अगर आप देखें, एक्चुअल में एक मूवी है द टर्मिनल मैन, कभी मौका लगे तो आप उसे देखिएगा। एक्चुअल में एक USA का एक पर्सन था, उसका नाम मुझे याद नहीं आ रहा है। उसके फादर साहब थे UK के सिटीजन, ठीक। लेकिन UK में कुछ ऐसी चीजें क्रिएट हुई, उसका जन्म हुआ USA में, उसके पापा कहाँ के थे? UK के सिटीजन थे। तो वो चाहता था कि मैं किसकी, फ्रांस की सिटीजनशिप लेना चाहता हूं। अब उसने अपना सामान पैक करा और वहां के कोर्ट ने, USA के कोर्ट ने उसे UK की सिटीजनशिप ना देके बेल्जियम की सिटीजनशिप दे दी। कोई बात नहीं जी, वो अपना सामान पैक करके पहुंच जाता है, चलो बेल्जियम चल रहे हैं। फ्रांस के एयरपोर्ट पे जैसे पहुंचा तो उसके जो लीगल डॉक्यूमेंट्स थे वो गुम हो गए। इसी बीच में बेल्जियम और फ्रांस में कुछ गड़बड़ हो गई। अब अगर वो फ्रांस वापस कैसे जाए, क्योंकि उसके पास डॉक्यूमेंट्स नहीं। बेल्जियम वो जा नहीं सकता। अब 18 साल उसने टर्मिनल 1 पर अपना टाइम काटा था फ्रांस के एयरपोर्ट पे। तो कभी अगर आपको मूवी देखनी हो तो दो मूवी मैं आपको सजेस्ट करूंगा, क्या दिल्ली क्या लाहौर पहली, और दूसरी देखेंगे आप हॉलीवुड की, तो उसका नाम है द टर्मिनल मैन। 18 वर्ष उसने काटे, और आप देखिए उसने कितना कष्ट सहन करा होगा, कितनी दिक्कत का सामना उसे करना करा होगा। वो चीजें आपको वहां सब देखने मिल जाएंगी। हाँ भाई, आपको ये बात हमारी समझ में आ गई कि एलियन कौन लोग होते हैं? फॉरेनर होते हैं। फॉरेनर कैसे होते हैं? लीगल फॉरेनर भी हो सकते हैं, इलीगल भी हो सकते हैं, है नहीं, और रेफ्यूजी भी हो सकते हैं। रेफ्यूजी को कुछ राइट मिल जाते हैं, इसे कोई राइट नहीं मिलेगा, इन्हें भी राइट मिलेंगे क्योंकि ये लीगल, ठीक।
स्टेटलेस के पास ना कोई राइट है और ना कोई कंट्री उसे रिफ्यूजी बना रहा है। क्या मैं आगे चलूं? आपको दोनों पॉइंट क्लियर हुए? सिटीजन क्या है, डिबेट क्या है, और सिटीजन और अदर लोग क्या है। ठीक। अब देखिए हम चलना चाहते हैं आपके इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में जो जो जहां जहां जो भी प्रोविजन है वो अब आपको समझाने की कोशिश करी जाएगी और समझाया जाएगा कि वो क्या है। देखिए भाई, जो इंडियन प्रोविजंस हैं, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के बहुत सारे भाग हैं। ओरिजिनल संविधान में 22 भाग थे, आज 25 हो गए। और इसका भाग सेकंड, पार्ट सेकंड, इंडियन सिटीजनशिप की बात करता है कि इंडिया का सिटीजन कौन होगा। एक्चुअल में एक बात मैं आपको याद दिलवा दूं, जब संविधान सभा कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बैठी हुई थी तो आपको पता है कि 26 नवंबर 1949 को हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बिल्कुल तैयार हो गया था, बन गया था। लेकिन हमने डेट क्या रखी थी? 26 जैन 1950 को। इसी बीच में हमने तत्काल यानी कि फ्यू प्रोविजंस तुरंत स्टार्ट कर दिए थे, तुरंत इंप्लीमेंटेशन दे दिए थे, जिसमें एक था सिटीजनशिप भी। मैंने एक वीडियो बनाई है, उसमें मैंने आपको ये बात समझाई है। द रिपब्लिक की एक वीडियो बनाई है मैंने कि रिपब्लिक किसे कह रहे हैं, उसमें मैंने ये बात बताई है कि तुरंत हमने एक तो सिटीजनशिप के यहाँ नागरिक कौन कौन होंगे, कौन कौन सिटीजन होंगे, कौन सिटीजन नहीं होंगे। दूसरी बात, इलेक्शन होना बहुत जरूरी था। तो इलेक्शन यानी कि आर्टिकल 324 324 को भी हमने तुरंत लागू कर दिया था। बाकी संविधान कब लागू हुआ? 26 जनवरी 1950 को। ये हमने 2-3 आर्टिकल थे, तुरंत हमने इम्प्लीमेंटेशन दे दिया था कि भाई इसे तो तुरंत लागू करो, क्योंकि इसकी अभी हमें जरूरत है। आपको ये भी पता है कि जब भारत और पाकिस्तान का बंटवारा हुआ, सेपरेशन हुआ, तो बहुत ज़्यादा अफरा तफरी का माहौल था। लोग आ रहे थे, लोग जा रहे थे, लोग आ रहे थे, लोग जा रहे थे। इसलिए उन हालातों को संभालने के लिए भी सिटीजनशिप एक्ट या सिटीजन को इम्प्लीमेंटेशन देना बहुत जरूरी था। वो हमने दिया भी। ठीक। तो हमने जो उसके आर्टिकल हैं सिटीजनशिप में, वो 5 से कहाँ तक के हैं? 11 तक के हैं। 5 to 11। ये कितने हो गए? मेरे ख्याल से 7 आर्टिकल है बस। इतने ही आर्टिकल हैं जो ये बात बताते हैं कि कौन कौन से आर्टिकल हैं, किसे किसे हम। तो इसे हमने 3 जगह बांटा। पहला 5 से 8 अलग कर दिया, 9वां हमने बिल्कुल अलग कर दिया, 10 और 11 हमने अलग कर दिए, यानी कि 3 पार्ट में हमने बांटा इसे। आर्टिकल 5 में ये बात बता दी गई कि जिसके पास डोमिसाइल है वो हमारा सिटीजन है। ये बात साफ साफ लिखी है, टेंशन वाली कोई बात है नहीं। और मैं आपको ये भी बताना चाहता हूं कि जिन लोगों को टेंशन थी उन्हें मैंने कई बार समझाया कि नहीं, कोई दिक्कत नहीं, आप लोगों को किसी को कोई दिक्कत नहीं, कोई कहीं बाहर नहीं जाने वाला, किसी को डिटेन नहीं किया जाएगा। डिटेन तो उसे किया जाएगा ना जो इलीगल होगा, उसे करना भी चाहिए। ठीक। दूसरा, आर्टिकल 5 में जिसके पास डोमिसाइल है वो हमारा सिटीजन है। जो 6 आर्टिकल है, आर्टिकल 6 जो कहता है वो ये बात कहता है कि कोई अगर पाकिस्तान से भारत आया, कब तक? ये डेट फिक्स थी वहां, 19 जुलाई 1948 तक। याद रखिए ये मेरी बात, ये डेट फिक्स है। कोई पाकिस्तान से भारत आया कब तक? इस डेट तक, तो वो हमारा सिटीजन हो जाएगा। ठीक।
दूसरा, कुछ ऐसे भी लोग थे जो इंडिया से पाकिस्तान गए। ठीक, आप हमारी बात समझिए। भाई पाकिस्तान से अगर इंडिया कोई आया होगा तो कौन आया होगा? कोई हिंदू होगा, जिसे लगा होगा कि मैं यहाँ गलत जगह रह रहा हूँ, किसी दिन मेरा क्या हो सकता है, उत्पीड़न हो सकता है। और वो माहौल बड़ा खराब था। ठीक, आर्टिकल 7 कहता है कि जो इंडिया से पाकिस्तान पहुंचा और पाकिस्तान में पहुंचने के बाद, ये कौन हो सकता है? कोई मोमडन हो सकता है, मुसलमान हो सकता है। उसे लगा कि यार यहां तो वो रेस्पेक्ट नहीं मिल रही जहां वहां जितनी वहां मिल रही थी। वो कुछ दिन रहा, फिर वो इंडिया, पाकिस्तान से इंडिया की साइड में आ गया। आई से पी गया और फिर पी से आई हो गया। इंडिया, पाकिस्तान, फिर इंडिया आ गया। उसके लिए भी हमने डेट फिक्स कर दी कि यहां तक अगर कोई मोमडन दोबारा भी लौट के आता है तो आर्टिकल 7 ये बात कहता है कि वो भी अगर इस डेट में आ जाता है तो हमारा सिटीजन होगा। आर्टिकल 8 कहता है आर्टिकल 8 कहता है कि इंडियन ओरिजिन का कोई है, मान लीजिए एक पंजाब का परिवार कनाडा चला गया। ये बात याद रखिए, इंडियन ओरिजिन की बात कर रहा हूं मैं। जो इंडिया में पैदा हुआ लेकिन जाके बस गया कहां? कनाडा में। पंजाब का कोई एक फैमिली कनाडा में, मान लीजिए 1910 में, 1910 में जाके बस गया। उसे लगा कि इंडिया रहने लायक नहीं है, यहां तो पुलिस हमले कर देती है, जलियांवाला कांड हो जाता है, इसलिए चल के कनाडा में। और कनाडा की सिटीजनशिप भी ले ली उसने। क्या हो गया? कनाडा की सिटीजनशिप ले ली उसने। अब देश को क्या मिल गई? स्वाधीनता, इंडिपेंडेंस हो गया देश। अब उसे अपनी मिट्टी की खुशबू याद आने लगी कि यार गलत हो गया, चलो यार वापस चलते। था कहां का? इंडिया का, लेकिन चला कहां गया? कनाडा। जब देश आजाद हुआ तो उसे लगा कि नहीं यार, अब स्थिति सामान्य है, अच्छे से रहा जा सकता है, हमारे अपने लोग होंगे, सब मिलजुल कर रहेंगे, इसलिए मैं अब कनाडा में नहीं रहना चाहता। कहां जाना चाहता हूं? इंडिया जाना चाहता हूं। तो ठीक है, इसके बाद वो एक रजिस्ट्रेशन के जरिए, यानी कि जो कनाडा में एम्बेसी होगी ना इंडिया की, वहां जाकर रजिस्ट्रेशन करा दे, तब हम उसे सिटीजनशिप दे देंगे। तो ये कितने हो गए हमारे? ये जो 5 से 8 तक के आर्टिकल है, 4 आर्टिकल होंगे, 1 2 2 3 4, 4 आर्टिकल को आप समझे। पांचवा कहता है जिसके पास डोमिसाइल है वो हमारा सिटीजन है। छठा कहता है कि पाकिस्तान से इंडिया आए हुए आदमी को किस डेट तक? 19 जुलाई 1948 तक हमारा सिटीजन है, उसके लिए कुछ भी रजिस्ट्रेशन कराने की जरूरत नहीं है। ठीक। 7 कहता है कि वो आदमी जो इंडिया से पाकिस्तान गया, फिर पाकिस्तान में कुछ दिन रहा, लगा यार यहाँ तो बड़ा मुजाहिद, जिन्हें क्या क्या नाम ले रहे हैं ये मेरा, मुझे मतलब रेस्पेक्ट नहीं दे रहे, तो गया कौन होगा? कोई मामला नहीं होगा। वो लौटा, बोले इंडिया चल रहे हैं। कब तक? तब तक, ये डेट भी फिक्स है, 19 जुलाई 1948 तक। आ गया वापस, सिटीजन हो गया हमारा, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, वो सिटीजन हो गया। इंडियन ओरिजिन था लेकिन कहां रह रहा था? बाहर रह रहा था जाके,
अब क्या कर रहा है वो, उसका मन करा कि अब पहुंचा जाए कहाँ, इंडिया, क्योंकि इंडिया अब आज़ाद हो गया, सारी चीज़ें बिल्कुल बढ़िया हो गई। ठीक, वापस आया तो कैसे आएगा, रजिस्ट्रेशन के जरिए आएगा। किसके जरिए आएगा, रजिस्ट्रेशन के जरिए आएगा, और कोई रास्ता नहीं है। ठीक, आर्टिकल 9 पे आ जाते हैं। तो आर्टिकल 9 क्या कहता है, यहां ये साफ साफ लिखा हुआ है। क्या कहता है, वो कहता है कि भाई साहब सारी बातें ठीक है, लेकिन एक बात ध्यान रखिएगा, हमारे यहाँ सिटीजन सिंगल होता है, सिटीजनशिप सिंगल होती है। एक साथ दो सिटीजनशिप रखने का हमारे पास कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। एग्जाम्पल से आप समझें, यूएसए में कुछ कंट्री हैं ऐसी जो डबल सिटीजन को सपोर्ट कर लेती है कि ठीक है चलो रहो, हमें कोई शिकायत नहीं है। ठीक, यूएसए में वो अपने स्टेट का भी सिटीजन है, यानी कि डबल सिटीजनशिप है वहां, और किसका भी है, यूएसए का भी है। लेकिन एक ही समय में एक आदमी दो देशों का सिटीजन हो, ऐसा हमने कॉन्सेप्ट नहीं लगाया, ऐसा हमारा कुछ सोचना नहीं था। बोले नहीं, एक आदमी दो जगह, दोनों जगह ईमानदार नहीं रह सकता, इसलिए सिटीजनशिप एक रहेगी, सिंगल। मान लीजिए आपने कहीं की सिटीजनशिप आज ही ले ली और अभी वो लागू हो गई, तो हमारी तुरंत खत्म हो जाएगी। कैसे हो जाएगी, तुरंत खत्म हो जाएगी, कोई नहीं बचेगी, क्योंकि हम सिर्फ सिर्फ सिंगल सिटीजनशिप की बात करते हैं। मान लीजिए कोई भारतीय आदमी यूएसए में गया और यूएसए की जाकर उन्होंने सिटीजनशिप ले ली रजिस्ट्रेशन के द्वारा या किसी चीज के द्वारा, तो हमारा सिटीजन एंड हो जाएगा तभी, वो अब हमारा सिटीजन नहीं होगा वो। हाँ, दोबारा वो हमसे रिक्वेस्ट करे रजिस्ट्रेशन कराए, वो अलग बात है, फिर मिल जाए, लेकिन डबल नहीं रख सकता हमारा इंडिया का कोई भी आदमी। तो ये बात कहता है कि कोई भी, कैसी बात है हमारे पास, सिंगल सिटीजनशिप का मामला है, डबल सिटीजनशिप हमारे यहाँ नहीं हो सकती। आर्टिकल जो 10 है वो कहता है कि जैसे हमने ये दे दी, इसकी गारंटी है कि इसे हम वापस नहीं लेंगे। ये क्या है, गारंटेड है कि हम इसे वापस किसी कीमत पर नहीं लेंगे। ये गारंटी है, वापस नहीं लेंगे। कौन सी, डोमिसाइल वाली, पाकिस्तान से इंडिया, फिर इंडिया से पाकिस्तान, और फिर पाकिस्तान से इंडिया, रजिस्ट्रेशन के द्वारा। हम नहीं लेंगे, आप वापस जा सकते हो, ऐसा नहीं रोकेंगे। ठीक, सिंगल सिटीजन 10 की गारंटी है कि वापस नहीं लेंगे, मतलब परेशान नहीं करेंगे। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कानून नहीं बन सकता, कानून तो बन ही सकता है। आर्टिकल 11 में कहिए पार्लियामेंट को ये कानून बनाने की पावर दी है कि वो इसके सुसंगत कोई भी कानून बना सकती है। कानून तो बना ही सकती है, लेकिन ये कानून बनाना इतना आसान होगा नहीं, समझ रहे हो। तो इसलिए किसी की सिटीजनशिप कोई खतरे में बिल्कुल नहीं है, जो यहाँ का ओरिजिन है उसे कोई खतरा नहीं है। समझ रहे हैं आप हमारी बात। तो अब आप ये बात समझ गए कि जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस हैं वो क्या हैं, वो ये हैं सिटीजनशिप के, डोमिसाइल के जरिए मिल गई, कोई इशू नहीं है। ठीक, ये 11 आर्टिकल हैं, 11 के 11 मैंने आपके साथ डिफाइन करे हैं कि इसमें जो जो लिखा है वो बिल्कुल ठीक लिखा है। चलिए नेक्स्ट स्लाइड देखते हैं। अब देखिए ये है बात, आप टेंशन नहीं लें।
हाँ भाई, ये क्या है? सिटीजनशिप एक्ट 1955। पार्लियामेंट ने पहला नागरिकता अधिनियम 1955 बनाया। बहुत बड़ा कानून नहीं है। आपको पता नहीं संविधान में जो लिखा है उसे आर्टिकल बोलते हैं कि किस आर्टिकल में क्या है। और जब किसी एक्ट में कुछ प्रोविजंस होते हैं तो उन्हें सेक्शन बोलते हैं। इसमें मात्र 19 सेक्शन थे, 19 सेक्शन थे। बहुत बड़ा कानून नहीं था, बहुत छोटा कानून था। इसमें ही बताया गया कि कैसे सिटीजनशिप को रखा जाएगा, कैसे सिटीजनशिप को एंड किया जाएगा, टर्मिनेट किया जाएगा। ये बातें इसमें ही बताई हैं। तो इसमें पहला जो सेक्शन है, ठीक है, उसमें 5 चीजें क्लियर की गई हैं सेक्शन में। शायद जो सेक्शन 3, 4, 5, 6, 7, ठीक। देखिए, इसने कहा है कि जो एक्विजिशन ऑफ सिटीजनशिप है, कैसे ली जा सकती है सिटीजनशिप इंडिया की, अब कब? 1955 के बाद। वो तो पहले ही दे दी हमने जैसे देनी थी, ठीक। अब कैसे ली जा सकती है और कैसे टर्मिनेट करी जा सकती है, ये बातें समझनी है आपको। एक्विजिशन ऑफ द सिटीजनशिप कैसे मिल सकती है? बाई बर्थ मिल सकती है। मान लीजिए 2 स्पाउस थे, पति पत्नी थे, उनके बच्चे का जन्म कहां हो गया? इंडिया में हो गया। अब वो कहां के, इससे हमारा कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि उसका जन्म कहां हुआ है? इंडिया में हुआ है। तो वो इंडिया का सिटीजनशिप होने का अधिकार रखता है। उसके मम्मी पापा का कहा के इसका हमारा कोई मतलब नहीं है। इसलिए यहां इस दुनिया में 2 शब्द चलते हैं, JUSSOLY। जूस सोलाई नहीं, यूज सोलाई। यूज सोलाई का मतलब होता है भूमि, लैंड। एग्जाम्पल से बात समझिए बाबू। जिस धरती पर जन्म हुआ है, ऐसे कई कंट्री हैं। मान लीजिए कोई पुरुष और महिला एरोप्लेन में बैठे हुए हैं, जा रहे हैं अमेरिका, यूरोप के रास्ते। और लेडी प्रेग्नेंट है, बच्चा डिलीवरी हो गई उसमें ही, एरोप्लेन में। तो अब सवाल है कि वो बच्चा किसका है, कहां का सिटीजन है? तो बात यह है, जूस सोलाई जो है अमेरिका में इंप्लीमेंटेशन है। जिस धरती पर पैदा हुआ है उसका सिटीजन है। समझ गए आप हमारी बात? ज्यादातर देशों में जूस सोलाई चलता है, यूस सोलाई। जूस नहीं, यूस। कि जहां जिसका जन्म हुआ है वो कहां का, वहां का सिटीजन है। एक दूसरा बात चलती है, क्या है? यूस सैंग्विनस। कौन सी चलती है? यूस सैंग्विनस। ये कहता है कि ब्लड रिलेशन क्या है? ब्लड रिलेशन। भाई बच्चा जिनका पेरेंट्स का था वो कहां के सिटीजन थे? इंडिया के। तो इंडिया का भी सिटीजन हो सकता है वो, क्यों नहीं हो सकता? तो ज्यादातर कंट्री में ब्लड को लेकर चलते हैं, और कुछ यूएसए में आज भी लैंड को लेकर चलते हैं। ऐसा कई बार होता है, ग्रीन होल्डर कुछ लोग ऐसा चले गए, जाके वहां मैरिज कर ली,
और वहीं रहने लगे, वहीं उनका एक क्या हुआ, पेरेंट्स बन गए, वो एक बच्चा पैदा हो गया। तो सवाल था कि जब बच्चा पैदा हो गया तो वो तो किसकी धरती पे पैदा हुआ, अमेरिका की, तो वो सिटीजन तो हो गया। अब उसके मम्मी पापा का क्या हो, वो कहीं भी जाएं, है नहीं, लेकिन वो तो गोद में है, उसे कैसे छोड़े। तो इस आधार पर उन्हें भी सिटीजनशिप मिल जाती है। इसलिए आपने देखा होगा कि मैक्सिमको में दीवार क्यों बनाई जाती है, इसलिए क्यों बनाई जा रही है, इसलिए बनाई जा रही है कि वहां बहुत सारी चीजों को मिसयूज हो रहा है। इसलिए सीधी सीधी सी बात, सीधे सीधे शब्दों में समझिए आप कि जो वाई बर्थ है वो जिस धरती पे पैदा हुआ है वो उसका है। उसमें दो मामले लिए जाएंगे, ब्लड रिलेशन और लैंड का। तो वो दोनों जगह का नागरिक हो सकता है, इंडिया का भी हो सकता है और वो जिस धरती पे पैदा हुआ है वहां का भी हो सकता है। चलिए दूसरा है, पहला समझ गया बाई बर्थ, ये कौन कहता है, 1955 का एक्ट कहता है कि बच्चे का जन्म इंडिया में हो गया, बात खत्म होगी, वो कहीं के भी हैं, उसके स्पाउस, उसके मम्मी पापा कहीं के भी हैं, हमारा कोई मतलब नहीं है, वो सिटीजन हो जाएगा हमारा, अगर वो चाहे तो सिटीजन हो जाएगा वो हमारा। ठीक। डिसेंट, डिसेंट को कहते हैं वंशक्रम। डिसेंट के जरिए भी आपको सिटीजनशिप मिल सकती है, इसे कहते हैं वंशक्रम। मान लीजिए कोई पेरेंट्स किसी विदेश में रह रहे थे, कहां रह रहे थे, विदेश में, कहां के सिटीजन थे, इंडिया के थे, लेकिन अब कहां के हो गए, किसी अदर कंट्री के हो गए, वहां उनके कोई बच्चा पैदा हुआ, जब बच्चा पैदा हुआ तो बच्चा किस आधार पर इंडिया की सिटीजन ले सकता है, वंशक्रम के, क्योंकि उसके मम्मी पापा थे या पापा थे या मम्मी थी, स्पेशली यहां फादर लिखा हुआ है। अब शर्त क्या है कि अगर उसे इंडिया का सिटीजन बनाना है उस बच्चे को, अपने उन माता पिता को, पेरेंट्स को, तो 1 साल के अंदर अंदर रजिस्ट्रेशन कराए। कौन, अगर उसका फादर इंडियन सिटीजन है तब, इंडियन ओरिजिन का है तब, जहां फादर लिखा हुआ है कि कोई भी कब हो सकता है, जब वो उसका फादर इंडियन सिटीजन रहा हो, और ये तीसरी पीढ़ी में भी हो सकता है, थर्ड जनरेशन में भी हो सकता है, क्योंकि उनके दादाजी तो थे ही कम से कम इंडियन सिटीजन। वो अलग बात है कि वो विदेश में जाकर रहने लगे, तो इस आधार पर भी वो एक दावा कर सकता है, क्लेम कर सकता है कि भाई मुझे सिटीजनशिप चाहिए, कहाँ की, इंडिया की। क्यों चाहिए, किस आधार पर चाहिए, डिसेंट के आधार पर चाहिए, मिल सकती है, नो डाउट। ठीक। तीसरा होता है रजिस्ट्रेशन के द्वारा। भाई किसके द्वारा, रजिस्ट्रेशन के द्वारा। कोई पीआईओ कार्ड धारक स्पाउस है, ठीक, पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन, पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन, तो क्या हो सकता है, पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन, तो मान लीजिए दो लोग हैं, पति पत्नी है, बच्चा है उनके पास, और वो चाहते हैं वापस आना, ठीक, इंडियन ओरिजिन थे, तो उनके पीछे शर्त है कि वो कम से कम 7 वर्ष इंडिया में सबसे पहले उन्हें रहना पड़ेगा, अच्छा लगे तो रजिस्ट्रेशन कराओ, सिटीजनशिप लो, और अच्छा नहीं लगे तो कोई बात नहीं, ठीक। और जो सबसे बड़ी बात है उसे कहते हैं नेचुरलाइजेशन। मान लीजिए इसके दो पार्ट हो सकते हैं, क्या हो सकते हैं इसके, दो पार्ट्स हो जाते हैं। दो पार्ट हुए,
एक को कहते हैं स्पेशल और एक को कहते हैं कॉमन, यानी कि खास और आम। स्पेशल और एक है कॉमन। कॉमन मैन कह सकते हो आप, ठीक। मान लीजिए किसी आदमी ने किसी एरिया में, जैसे आर्ट, फिलोसॉफी, ठीक, लिटरेचर, साइंस और पीस के एरिया में कोई बहुत बड़ा काम किया हो, जॉब्स स्टेप्स बांग्लादेश की एक लेखिका हैं तस्लीमा नसरीन, और वो ये बात कहें, जॉब्स स्टीव आके कहते कि इंडिया वालों मुझे अपनी सिटीजनशिप दे दो, तो इस आधार पर मिल सकती थी। किस पे मिल सकती थी? इस बेस पे मिल सकती थी, और तुरंत उसे दे दी जाती। तस्लीमा नसरीन अगर कहें कि मुझे सिटीजनशिप चाहिए, तस्लीमा नसरीन एक्चुअल बहुत रेडिकल है, बहुत ऐसा कुछ लिखा उन्होंने कि वहाँ के जो मेजोरिटी थी उसे वो पसंद नहीं आई, उन्होंने उन्हें भगा दिया। वो जान बचा के भागी, जैसे शेख हसीना भागी हुई थी, उस तरीके से सेम उनके साथ था, ठीक। तो नेचुरलाइजेशन का स्पेशल इन कारणों पर अगर कोई चाहे, न कोई स्पेशल काम कर रखा हो, तो अगर वो सिटीजनशिप मांगे तो हम उसे तुरंत दे सकते हैं। उसके लिए ना तो उसका जन्म यहाँ हुआ है, ना डिसेंट से उसका कोई लेना देना है, ना उसने कोई रजिस्ट्रेशन कराया, किसके आधार पर मिल गया? इस आधार पर मिल गया। नेचुरलाइजेशन कहा जाता है इसे। दूसरा है कॉमन। इन आधारों पर किसी ने अच्छा काम कर रखा तो उसे कोई भी देश देने को तैयार हो जाएगा अपनी सिटीजनशिप, क्यों नहीं चाहेगा कि भाई और आगे चीज बढ़नी अच्छी होनी चाहिए। कॉमन, मान लीजिए कोई इजराइल का आदमी इंडिया में कोई नौकरी करने आया, और उसे जो तेल का उत्खनन होता है, एक्सप्लोरेशन होता है, उसमें उसे कोई जॉब मिल गई। मान लीजिए बीकानेर रहता है या फिर जयपुर रहता है या किसी आसाम के एरिया में आ गया, ऐसा मान लीजिए, और बहुत दिनों से रह रहा है, 10-15 सालों से वीजा अपना एक्सटेंड कराता चला जा रहा है, वर्क परमिट पाया, ठीक। इजराइल वापस जाता है तो दोस्त उसको पहचानते नहीं, अच्छे से वो हिब्रू बोल नहीं पाता। अब उसका यहाँ मन बहुत अच्छे से लग गया, यही दोस्ती हो गई, यही रहन सहन हो गया, मतलब उसे लगा कि यार बहुत बढ़िया जगह आ गए। तो अब वो रिक्वेस्ट करने लगे कि भाई इंडिया वालों, आप मुझे अपनी सिटीजनशिप दे दो। तो उसे हम सिटीजनशिप मिल तो सकती है इस आधार पर, लेकिन उसकी कुछ शर्तें होंगी। पहले वो कम से कम 12 वर्ष लगातार रहेगा, 12 वर्ष रहने का उसके पास एक्सपीरियंस हो। दूसरी, 8वीं अनुसूची में से कोई एक भाषा उसके पास हो। जो हमारे पास 8th शेड्यूल है उसमें से जो हमारी 22 लैंग्वेज है उनमें से किसी एक को जानता हो, ठीक। तो हम इस आधार पर उसे सिटीजनशिप दे देते हैं। तो नेचुरलाइजेशन के दो पार्ट होते हैं, एक होता है स्पेशल, एक होता है कॉमन। तो स्पेशल में मैंने आपको बताया ये चीजें मिल सकती हैं, वो चीजें मिल सकती हैं, ठीक। और कॉमन में मैंने बताया कि कोई ऐसा अच्छा काम कर रहा हो, उसका मन लग गया हो, वो सारी चीजों को हमारी जान गया हो, ठीक, तो हम उसे इस बेस पे दे सकते हैं। हाँ भाई, अब जो इसका नेक्स्ट पॉइंट है वो है इनकॉर्पोरेशन, सिटीजनशिप ऑफ इनकॉर्पोरेशन। देखिए इसे बात को समझिए, आपको इनकॉर्पोरेशन को,
इनकॉर्पोरेशन। देखिए 1961 में पुर्तगीज यहां से गए, क्या मिला हमें? गोवा, दमन द्वीप, दमन दीव, दादर नागर हवेली। तो अगर किसी एरिया को एक्वायर किया गया है या मिला है, तो उसमें जितनी पॉपुलेशन रह रही है उसे सिटीजनशिप नहीं चाहिएगी? चाहिएगी। ठीक, 1955 के एक्ट में ये बात भी गई कि अगर किसी एरिया को हम क्या करते हैं, एक्वायर करते हैं, तो उसमें जो निवास करने वाले लोग हैं वो किसके सिटीजन होंगे? हमारे सिटीजन होंगे, इंडियन सिटीजन होंगे। इसलिए उन्हें किसी को कोई भी रजिस्ट्रेशन कराने की जरूरत नहीं है, डिसेंट की उन्हें कोई जरूरत नहीं है, सीधी सिटीजनशिप मिल जाएगी। दूसरा, 1962 में आपने देखा होगा पौंडीचेरी, क्या मिला? पौंडीचेरी मिला हमें। कहां से मिला? फ्रांस से। माहे, कारिकल, चंद्रगिरी किससे मिले हमें? फ्रांस से मिले। ये मिल तो हमें 1956 में ही गए थे, लेकिन फ्रांस की पार्लियामेंट ने कानून पास यहाँ किया। जब वो एरिया हमें मिल गए तो क्या होना चाहिए उन्हें? हम सिटीजनशिप दें या नहीं दें? मान लेंगे ये हमारे सिटीजन। आगे चल के आपने देखा होगा कि 1975 में सिक्किम, सिक्किम भी कैसा था? प्रोटेक्टरेट था हमारा। तो ये बात यहां इस सेक्शन में कही गई है इस एक्ट के, कि अगर कोई किसी एरिया को हम एक्वायर करते हैं तो उस एरिया में निवास करने वाले लोग कौन होंगे? वो भी हमारे सिटीजन होंगे। आप हमारी पूरी बात समझ गए? कौन होंगे? हमारे सिटीजन होंगे। और वो सिटीजन वैसे ही काम करेंगे जैसे हमारे और सिटीजन काम कर रहे हैं। उनके पास भी वही राइट होंगे जो और सिटीजन्स के पास है। ठीक, अब देखिए जो लास्ट है इसे आप समझिए थोड़ा सा। टर्मिनेशन ऑफ सिटीजनशिप, टर्मिनेशन ऑफ सिटीजनशिप। रिन्यूएंसेशन कैसा टर्मिनेट करी जा सकती है? ये लास्ट के सेक्शन है उसके, किसके? सिटीजनशिप एक्ट के। स्वेच्छा से कोई अपने आप छोड़ दे, चला जा भाई, हमें कोई जरूरत नहीं है तेरी, हमें कोई तेरे पीछे दौड़ने की जरूरत नहीं है। अगर कोई आदमी अपनी मर्जी से सिटीजनशिप छोड़ना चाहता है, छोड़ दे भाई, हमें कोई शिकायत नहीं, चले जाओ जहां आपको जाना है, हम आपका कोई पीछा नहीं करेंगे। ठीक है जी। टर्मिनेशंस कब? अगर आपने कहीं की सिटीजनशिप ले ली तो उसी मिनट से इंडिया की सिटीजनशिप से आप अलग हो जाओगे। अगर आपने कहीं की सिटीजनशिप ले ली तो उसी मिनट आप इंडियन सिटीजनशिप से दूर हो जाओगे, अलग हो जाओगे। क्यों हो जाओगे? क्योंकि आर्टिकल 99 मैंने पढ़ाया है आपको, सिंगल सिटीजनशिप का कॉन्सेप्ट है। तो डबल आप नहीं रख सकते, तो ये अपने आप कैंसिल हो जाएगी। डिप्राइवेशंस के जरिए भी खत्म हो सकती है। कैसे? जो जन्म दे दिया उसे तो हम लेंगे ही नहीं। मान लीजिए कोई अदर आदमी है जो बाई बर्थ मिली है, उसे तो हम लेंगे ही नहीं, इसे तो कोई खतरा ही नहीं है। ठीक, जो अदर तरीके थे, कैसे? डिसेंट, रजिस्ट्रेशन, नेचुरलाइजेशन। ठीक,
इन तरीके से अगर आपने हमारी सिटीजनशिप एक्वायर की है तो, और जिस दिन से आपने एक्वायर की है उस दिन से ही आप जो है कहा है क्रिमिनल हो गए, आए दिन जेल में रहते हो, सोसाइटी को परेशान करते हो। जो जन्म से मिली है उसे तो कोई खतरा ही नहीं है, वो कहीं नहीं जाने वाली है, ये गारंटी है इस बात की। लेकिन जो अदर तरीके से मिली है उसमें आप क्या करते हो, बहुत ज्यादा गड़बड़ करते हो, आए दिन जेल में रहते हो। तो कानून के जरिए ऐसी सिटीजनशिप पार्लियामेंट द्वारा ली जा सकती है, लेकिन इसके पीछे भी एक काम होगा। आर्टिकल जो 14 है वो आपके साथ रहेगा, क्योंकि आपको अपनी सुनवाई का और आपको मौका देने का, अपने बचाव पक्ष का मौका देने का पूरा राइट देता है। तो क्या करेंगे हम, एक ड्यू लीगल कोर्स करेंगे जिसमें बहुत सारे जज बैठेंगे, आपको सुनवाई का मौका दिया जाएगा। ठीक, ऐसा नहीं है कि 1 मिनट में आपको उड़ा दिया जाएगा, बोले जाओ हमारे आज के बाद आप सिटीजन नहीं हो। आर्टिकल 14 आपके साथ रहेगा, बचाव के पूरे मौके दिए जाएंगे, राइट टू इक्वलिटी साथ रहेगी। ठीक, अगर उसके बावजूद भी अगर आप प्रूफ नहीं कर पाओगे और सुधार नहीं कर पाओगे तो फिर हम हटा तो सकते ही हैं आपको, ये चीजें तो हमारे साथ हैं। ठीक, चलिए आज इतना ही रहने देते हैं। ठीक है, बाकी और आगे देखते हैं। इसका जो बाकी पक्ष बचा है वो अभी बाकी बचा है। जरूर बताइएगा कमेंट में कि ये वीडियो आपको कैसा लगा, आपके लिए कितना यूजफुल था, और जो स्टूडेंट के लिए हैं वो तो इम्पोर्टेंट था ही, सारे यूजफुल है। वो कई बार पीटी में पूछता है किस किस के जरिए सिटीजनशिप मिलती है, तो मैंने आपको बता दिया, बाई बर्थ, डिसेंट, रजिस्ट्रेशन, नेचुरलाइजेशन और इनकॉर्पोरेट, इन तरीके से क्या मिल सकती है आपको सिटीजनशिप मिल सकती है। जा कैसे सकती है, 3 तरीके, खुद आप छोड़ दें, कहीं की और सिटीजन ले लें, आप सिटीजनशिप कहीं और की ले लें तो आपकी खत्म हो जाएगी, और दूसरी डिप्राइवेशन की जरिए से आपकी सिटीजनशिप को अलग किया जा सकता है, आपसे दूर किया जा सकता है, आपसे छीना जा सकता है। इसके लिए कानून संसद जो है कानून तो बना ही सकती है। चलिए, थैंक यू सो मच, मिलते हैं।